हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। माय नेम इज दीक्षा और आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी कोरल ट्रायंगल कि कौन सी कंट्रीज इन कोरल ट्रायंगल के अंदर आती हैं और वहीं पे कोरल ट्रायंगल क्यों फॉर्म हुआ। पर उससे भी पहले आपको आज का कॉन्टेक्स्ट याद रखना है कि सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पानी के अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे शायद गए हों इन वाटर बॉडीज को देखने के लिए। इन्हीं को कोरल्स कहते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन इंटरनेशनल ट्रिप पे अगर कोई गया हो तो मालदीव्स एग्जाम्पल है। इन्हीं कोरल्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा टूरिज्म में पॉपुलर हुए और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इको टूरिज्म का भी, क्योंकि अगर ये डिग्रेड कर जाएंगे, कलरफुल ना रह के वाइट कलर के हो जाएंगे तो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही टूरिज्म को भी ये सवेयरली हिट कर सकता है। अच्छा, आज के लेक्चर में कोरल ट्रायंगल डायरेक्टली नहीं मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कोरल्स क्या होते हैं एंड इन कोरल्स की जब डिग्रेडेशन हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो रीफ बनती हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं, किन कंडीशन में कोरल बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। और साथ ही आजकल पॉल्यूशन लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग भी देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हम करेंगे। आफ्टर दैट कोरल ट्रायंगल के ऊपर स्विच करेंगे, ठीक है। वो कोरल ट्रायंगल में तो वैसे भी आपको चीजें याद करने वाली ही हैं, उससे पहले सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा। अब मैं टॉपिक शुरू करूं उससे पहले O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का कोर्स एक सेपरेट से भी आता है, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना। उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करी जाएंगी एंड पीडीएफ होती हैं प्रिंटेबल। वेडनेसडे को एक स्पेशल रिविजन क्लास होती है इन केस आपको मई 2027 में अपीयर करना है एग्जाम में, पर आपका जनवरी टू मई मंथ का करंट अफेयर अभी स्किप हुआ है तो अभी भी बहुत बढ़िया टाइम है कि आप उनको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लें। एंड साथ ही यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है जो कि आपको इवैल्यूएट करके वापस भी दिया जाता है, उससे आपकी मेंस में एक इंपॉर्टेंट एज बन जाती है। और साथ ही ध्यान रखिएगा मेंटरशिप सेशन भी इसमें रहता है। मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ आप मैसेज ड्रॉप कर दें, आपकी क्वेरी रिड्रेस करी जाएगी, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर जो डेली करंट अफेयर की क्लास आती है यूट्यूब पर लाइव, उसके रिलेटेड पीपीटी का पीडीएफ फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं टू और टॉपिक। सबसे पहले आते हैं कि ये कोरल ट्रायंगल है क्या, जस्ट इसको टच करना है, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। तो कोरल ट्रायंगल को ही अमेज़न ऑफ द सीज भी बोला जाता है। जैसे अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं उनको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। तभी तो डिफॉरेस्टेशन जब वहां पे हुई या फिर वाइल्ड फायर के केसेस सामने आने लगे तो ये कंसर्न की बात बनी। और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे इसको बोला अमेज़न ऑफ द सी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेट गोल 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जिंदगी है। एंड एक आता है एसडीजी नंबर 15 जो बात करता है जो लैंड के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो अपने मेंस वगैरह के पेपर में। एंड इसी के साथ एक एसडीजी नंबर 13 आता है जो बात करता है अबाउट क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज कर रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हमारी डिग्रेड कर रही है और कहीं तो गायब हो रही है। तो कोरल ट्रायंगल, इसको अमेज़न ऑफ द सी भी बोला जाता है। एंड सेकेंड थिंग, ये 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो मरीन एरिया है उसे कवर करता है। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में ये लोकेटेड है। और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो ये सब। अब देखो इसको मैप पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया, ये श्रीलंका वाला पार्ट है, यहाँ से आपका साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाता है। देन साउथ ईस्ट एशिया की ही कंट्रीज इस कोरल ट्रायंगल के अंदर इंक्लूडेड है। ये जो ट्रायंगल शेप बनती है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनेई एंड फिलीपींस। एंड वाटर बॉडी आप देखोगे तो इस तरफ सारा पैसिफिक ओशन का पार्ट आ गया और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन का पार्ट आ गया। तो ये जो कोरल ट्रायंगल है ये कहाँ पे आपको मिलता है? बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये सारी कंट्रीज इसके अंदर कंप्राइज्ड है। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फो थी। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है? तो नंबर 1 इज कोरल्स। अब ये कोरल्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले ये सिसाइल नेचर के होते हैं, यानी कि इन्हें हार्ड सब्सटेंस चाहिए होता है जिसके ऊपर ये ग्रो करेंगे, वहां चिपके रहेंगे। एंड ये जो एनिमल्स होते हैं ना, यहाँ पे एनिमल्स को बोला जाता है पॉलिप।
एंड दूसरा आता है जूज़ैंथेली जो होती है एल्गी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि ये जो कोरल्स हैं दो चीजों से बने हैं, वन इज जूज़ैंथेली। जूज़ैंथेली क्या है, तो एक तरह की एल्गी है। जैसे पानी में आपने शैवाल वगैरह देखा होगा ना, वैसे ही पानी के अंदर देखोगे तो उसको जूज़ैंथेली बोल देते हैं, एल्गी का ही एक फॉर्म है। और एल्गी का एक नेचर होता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना वगैरह बना सकता है। एंड दूसरी चीज ये कलर भी एमिट कर सकता है, रेड, ग्रीन, येलो एटसेट्रा। एंड दूसरा आएगा यहाँ पे पॉलिप। पॉलिप खाना नहीं बना सकता, पर इसका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये रिलीज करता चलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे एक पॉलिप मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा था, जब ये यंग था, अपना जूज़ैंथेली के साथ रह रहा था, इसको कलरफुल जो टिंच दिया वो किसने दिया, जूज़ैंथेली ने। और जो जूज़ैंथेली को जगह दी, रहने के लिए घर दिया, वो किसने दिया, पॉलिप ने। तो इसी रिलेशनशिप को आप बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि एक दूसरे के बिना ये खत्म हो जाएंगे। और आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये जूज़ैंथेली इस पॉलिप को छोड़ रही है कि मैंने नहीं रहना तेरे साथ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशन इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जूज़ैंथेली अगर चली जाएगी तो खाना बनाने वाला कोई नहीं बचा, और अगर खाना नहीं बनेगा, कलर नहीं आएगा, तो ये कलरफुल नहीं बचेंगे पॉलिप्स, और ये पॉलिप्स रह जाएंगे अकेले इन वाइट कलर ओनली। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से व्हाइट कलर की टिंच होती है। और इसी चीज को क्या बोल देते हैं, जब ये कलर छूट रहा है, जूज़ैंथेली इसको छोड़ के जा रही है, तो इसको ही बोलते हैं दैट इज कोरल ब्लीचिंग। अब जैसे एक पॉलिप था, इसके ऊपर अगला पॉलिप इसी के ऊपर ग्रो करेगा। जब पिछला खत्म होता जाएगा, डेड होता जाएगा, तो वो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर पीछे छोड़ता जाता है, और इसी से फॉर्म होंगे कोरल रीफ। तो यही हमारा सारा आर्टिकल में आज मेंशन करा हुआ है। तो सबसे पहले कोरल सिसाइल एनिमल होते हैं, और ये ओशन फ्लोर के साथ परमानेंटली अटैच रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जूज़ैंथेली के साथ शो करते हैं। जैसे ये पॉलिप है, पूरा व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर इसके ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस भी है, यही जूज़ैंथेली है, वो जो खाना प्रोवाइड कर रही है और इनको पॉलिप्स को कलर प्रोवाइड कर रही है। मतलब बिना पॉलिप और जूज़ैंथेली इन दोनों का होना जरूरी है, तभी आप इसको कोरल बोल सकते हो। कोरल इन दोनों में से एक भी अगर एब्सेंट है तो अधूरा रह जाएगा। एंड आफ्टर दैट एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। एंड जो कोरल्स होते हैं इनमें टेंटेकल्स भी होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं ये वाटर बॉडी के अंदर, ऐसे मूव करते रहते हैं। अपना खाना वगैरह ट्रैप करना हो इनकेस, तो उसके लिए भी यूज होते हैं। बहुत सारे फिशेस के लिए ये फिशिंग ग्राउंड तो नहीं बोलेंगे, ब्रीडिंग ग्राउंड बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह भी करती हैं, एग लेइंग करती हैं, ये सारा प्रोसेस चलता है। और एक एक कोरल एनिमल को बोला जाता है पॉलिप, और ऐसी थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनीज कोरल्स की बनती हैं, तब जाके वो जो शुरू में मैंने आपको पिक्चर दिखाई रंगीन सी, वो फॉर्म होती है। एंड ध्यान रखना, स्टेट वगैरह के पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, फाइलम निडेरिया में से ये बिलोंग करता है। ये वही ग्रुप है जिसके अंदर जेलीफिश, सी एनिमोन भी इंक्लूड करे जाते हैं। ये कोरल कॉलोनी बनी, तो पॉलिप्स और जूज़ैंथेली। पॉलिप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, पर खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहेगा, उस एल्गी के ऊपर, जूज़ैंथेली के ऊपर। पर जैसे ही नीचे अपना खत्म होता चलेगा, एक नया पॉलिप फॉर्म होगा, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन बनाएगा। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा हार्डन नेचर के होते हैं। अब कोरल भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक हार्ड, एक सॉफ्ट। हार्ड को स्टोनी कोरल्स भी बोलते हैं, इन्हीं को हर्माटिपिक भी बोलते हैं। हर्माटिपिक जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करेंगे ना, तो वो बहुत हार्डन होगा, और जब हार्डन होगा तो यही बनाएंगे रीफ। और हर्माटिपिक जो कोरल्स होते हैं, ये आपको वाटर लेवल जहां पे शैलो होता है, यानी कि डेप्थ कम है, 50 मीटर से भी कम की है, वहां पे मिलने शुरू हो जाते हैं। एक ए हर्माटिपिक भी होते हैं, जब भी किसी टर्म के आगे ए लग जाता है तो इसका मतलब है कोई चीज एब्सेंट हो जाती है। तो इसमें हर्माटिपिक क्या कर रहे थे, शैलो वाटर में ये रिलीज कर रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट को, पर जब नीचे आओगे डेप्थ में तो वो बन जाएंगे ए हर्माटिपिक, मतलब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज नहीं होगा, एंड ये वाटर की डेप्थ में आपको मिल जाते हैं, जो ए हर्माटिपिक होते हैं। एंड इसके बाद हार्ड कोरल जो होते हैं ये शैलो या सनलिट वाटर में अवेलेबल होंगे। सनलिट का मतलब है जो हमारा वाटर है उसकी भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। टॉप वाली को बोलते हैं फोटिक। ठीक है, फोटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे लाइट अवेलेबल है, एक सर्टेन डेप्थ तक जो सूर्य की किरणें हैं वो वाटर में पेनिट्रेट कर सकती हैं, तभी तो जो वाटर का लेवल टॉप पे होगा ना, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। पर जैसे जैसे बॉटम में जाओगे वहां पे चीजें डार्क होंगी, और जब डार्क होंगी तो नीचे वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी लो होता चलेगा। क्यों? क्योंकि सन की जो लाइट थी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई, वहां तक उसका टेम्परेचर नहीं जा पाया। तो फोटिक लोकेशन में ही आपको हार्ड कोरल्स या फिर स्टोनी कोरल्स मिलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट कोरल्स। सॉफ्ट कोरल बिल्कुल बॉटम में मिलेंगे और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में मिलेंगे, डार्क वाटर्स में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ए हर्माटिपिक भी इनको बोल दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट नहीं करते। और कोरल रीफ किसने बनाया? तो सिर्फ कौन बनाता है? हार्ड या फिर स्टोनी कोरल्स। लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको अर्थ के ऊपर, जो कोरल्स हैं। इसके बाद कोरल रीफ, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट पीछे छोड़ दिया ना, उसकी वजह से रीफ बन जाती हैं, बड़े बड़े बैरियर बन जाते हैं, जिनकी टोटल 4 टाइप्स हैं: फ्रिंजिंग, बैरियर, एटॉल्स और पैच रीफ। इनको इमेज से समझना। देखो मान लो ये आपका यहाँ पे रहने वाला एरिया है, यहाँ मैंने पेड़ ड्रॉ कर दिया, आगे यहाँ पे वाटर बॉडी है सारी। कई बार क्या होगा, ये जो रीफ होंगे ना, ये बिल्कुल लैंड सरफेस के साथ साथ फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है एक छोटी मोटी लेक बन जाए, शैलो वाटर वाली। जब बारिशें हुई या जो कोस्टल एरिया थे वहां पे वाटर लेवल इंक्रीज करा, तो शायद यहाँ पे एक टेम्परेरी लगून भी बन सकती है। लगून का मतलब होता है मेन वाटर बॉडी से सेपरेटेड एक छोटी सी वाटर बॉडी और होगी, तो उसको बोलते हो आप फ्रिंजिंग, जो बिल्कुल जमीन के नियर बाय होता है। ठीक है, फ्रिंजिंग। तो इस इमेज को अगर आप नोटिस करें तो ये देखो, ये वाटर का कलर अलग है ना थोड़ा सा, यहाँ पे देखोगे वाटर का कलर डार्क है, तो बीच में क्या आ चुका है? यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ। एंड रीफ किसने बनाया? तो वही कोरल्स, जो पॉलिप खत्म होते जा रहे थे पर कैल्शियम कार्बोनेट पीछे छोड़ते थे, फिर उनके ऊपर और फर्दर पॉलिप ग्रो कर जाते थे, तो उन्हीं ने रीफ बनाए, ये स्ट्रक्चर बनाए जो कि काफी हार्ड नेचर के होते हैं। सेकंड आता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में भी सेम ही लोकेशन अज्यूम कर लो, ये जमीन वाला पार्ट है यहाँ पर, फ्रिंजिंग रीफ यहाँ पे था, तो इसका डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस तरफ मेन वाटर बॉडी है और यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी बनेगी जिसको आप लगून बोल सकते हैं, पर ये काफी बड़े साइज की होगी और ये हमेशा दिखेगी आपको, तो इसको बोलेंगे बैरियर रीफ। एक आता है एटॉल। एटॉल का मतलब होता है कि कोरल रीफ जो था ना, ये रिंग की स्ट्रक्चर बना रहा था, इस रिंग फॉर्मेट में ही ये रीफ फॉर्म हुआ था। तो इसके ऊपर कई बार कॉलोनीज भी एस्टेब्लिश हो जाती हैं, जैसे तुवालू आइलैंड है, वहां पे भी जो लोग हैं ना वो एटॉल के ही ऊपर रहते हैं। मतलब वहां की जो कोरल रीफ्स हैं वो इसी रिंग फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड है वहां पर। एंड चौथी कैटेगरी आती है पैच रीफ की। पैच रीफ का मतलब होता है बड़ी सी वाटर बॉडी है और बीच बीच में पैचेस बने हुए हैं। जैसे ये रिंग बनी हुई थी ना, बीच में वाटर होगा एटॉल के केस में, पर पैच के केस में क्या होगा? ऐसे होगा, पूरा बंद होगा ये और इसके आसपास पानी होगा, आगे एक छोटा सा और कोरल्स का पैच होगा और उसके आसपास पानी होगा। इस तरह से ये चलता है। तो ये थे आपके टाइप्स। अब चलते हैं टुवर्ड कोरल ट्रायंगल, पर उससे भी पहले याद रखना कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं कोरल रीफ की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले टेम्परेचर इनको वार्म ही चाहिए होता है, पर टेम्परेचर की रेंज है 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर वाटर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वहां पे जूजेंथिली पॉलिप को छोड़ना शुरू कर देती है, और जब छोड़ना शुरू करेगी तो इसी को बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में भी तो यही करते हैं कि मान लो आपके बाल पहले काले थे, फिर उसको ब्लीच आउट कर दिया कि कलर चढ़ाना है नया, तो पूरा पहले वाइटन कर दिया। तो कोरल ब्लीचिंग भी वैसे ही रहता है कि कलरफुल नहीं रहेगा, अब वो वाइट टर्न आउट हो जाएगा। डेप्थ 50 मीटर से कम की डेप्थ होती है, यानी कि शैलो वाटर बॉडी। जैसे अगर आप बीच वगैरह पे जाएं तो ऐसे कभी नहीं होता कि एकदम से आपकी जो समंदर की लहरें आ रही थी आप उसमें गए और डूब गए, वैसा कभी भी नहीं होता। पहले बिल्कुल कम डेप्थ होगी, फिर आगे आगे जाओगे डेप्थ इंक्रीज करती चलेगी। तो ये शैलो वाटर्स के ही पास में आपको कोरल्स मिल जाते हैं। सैलिनिटी स्टेबल होनी चाहिए, सेलिन वाटर की ही कंडीशन रिक्वायर्ड है। एंड वाटर क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो सनलाइट की पेनिट्रेशन है वो उस वाटर में हो, फोटिक जोन के अंदर, ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करी जा सके। एंड जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट की ही प्रेजेंस में होती है, तभी तो बोला फोटोसिंथेसिस कि फूड प्रिपेयर होगा पर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड सबस्ट्रेट क्या रहता है? तो हार्ड सरफेस, जैसे कि रॉक वगैरह हो गया। तो कोरल अटैचमेंट एंड ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं टुवर्ड कोरल ट्रायंगल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसी एरिया में ये बना क्यों, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तैमूर लेस्ते, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, ये मेजर कुछ पार्ट्स हैं जहां पे ये कोरल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे इसको कोरल ट्रायंगल क्यों बोलना? क्योंकि ये 76% जो कोरल की डाइवर्सिटी है वो आपको इसी कोरल ट्रायंगल के अंदर मिलती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया का ये क्वींसलैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ भी मिलता है, वहां पे भी कोरल ठीक ठाक प्रेजेंट है। पर ये कोरल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस पहले देख लो। सबसे पहले तो लोकेशन मैंने आपको बता दी। सिग्निफिकेंस यही है कि ये ग्लोबल एपिसेंटर की तरह एक्ट करता है मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। जहां पे भी कोरल्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ भी उसके आसपास अवेलेबल होगी। 76% वर्ल्ड की कोरल स्पीशी यहीं पे हैं। 37% वर्ल्ड की कोरल रीफ
फिश स्पीशी, ऐसी मछलियां जो कोरल्स के ही आसपास रहना प्रेफर करती हैं, वो भी यहीं पे लोकेटेड हैं। 56% इंडो पैसिफिक कोरल रीफ फिश स्पीशी भी यहीं पे हैं। एंड 3/4 नोन मलस्क, मलस्क वही होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल वगैरह बना होता है, जैसे स्नेल्स को आपने देखा होगा, उनके ऊपर भी शेल बनी होती है ना, सीपियां होती हैं, तो उसी को बोलते हैं मलस्क से ही फॉर्म हुई है। कई बार आपने देखा होगा सी बीच वगैरह पे वो शेल मिलती है, उसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो मलस्क ही होते हैं। तो 3/4 नॉन मलस्क भी यहीं पे रहते हैं। और वर्ल्ड की जो 7 मरीन टर्टल स्पीशी हैं, उसमें से 6 तो यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, तो कोरल ट्रायंगल ना सिर्फ कोरल्स को होल्ड कर रहा है, पर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को भी अकोमोलेट करके रखे हुए है। बाकी फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 120 मिलियन पीपल को ये प्रोवाइड करता है। अब कई बार क्या होता है ना, प्री में एक क्वेश्चन आ जाता है कोरल्स को लेके, कोई भी स्पीशी अगर न्यूज में होती है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सारी जो स्पीशी हैं इनके एग्जाम्पल याद करो। अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, बाकी डेली करंट अफेयर वाली जो क्लास होती है उसको ज्वाइन कर लिया करो। थ्रेट्स क्या क्या है आज के टाइम पे? कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुए जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल का राइज है वो भी और इंक्रीज हो रहा है, प्लस वाटर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। और हमने देखा इनकी ग्रोथ के लिए 23 to 29 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड था। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, फिशिंग एक्टिविटीज, ट्रॉलर्स का यूज किया जाता है, और उसमें क्या होता है ना, मछलियों के साथ साथ और भी वाटर की स्पीशीज आ जाती हैं ट्रॉलर के अंदर, और उनकी फिर एक्सप्लॉयटेशन होती है। देन एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। आजकल इंडस्ट्रीज, जब से इंडस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, आप नोटिस करेंगे कि हमेशा क्या किया जाता है कि जितना भी एफ्लुएंट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसी वाटर बॉडी में डाल दिया, रिवर वगैरह में, पर रिवर भी किस में जाके मिलती है बाद में? सी के साथ, ओशन के साथ, तो उससे भी डैमेज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के तो इम्पैक्ट्स हैं ही। देन कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। हैबिटेट लॉस, बहुत सारी स्पीशीज गायब होती जा रही हैं। स्पीशीज डिक्लाइन, स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो मतलब वो खत्म होगी, उसके बाद हम उसको रिवाइव करते रह जाएं, डी एक्सटिंक्शन करते रह जाएं, पर उसका कोई फिर फर्क नहीं पड़ता एक बार अगर लॉस हो गया। अब मरीन बायोडाइवर्सिटी का जो कोरल ट्रायंगल है, यही क्यों एपिसेंटर बना? तो नंबर 1 तो सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस मानी जाती है। यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज का संगम है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो बोला जाता है कि जो बहुत सारी कोरल रीफ की स्पीशी थी वो पहली बार यहीं पे इमर्ज होना शुरू हुई थी। बाद में इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास के एरियाज में भी कोरल रीफ की डेवलपमेंट हुई। 37% जो वर्ल्ड की रीफ फिश स्पीशीज हैं वो भी यहाँ पे ही लाई करती हैं। अब एक स्टोरी है, दैट इज सेंटर ऑफ अकोमोलेशन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, इसका कोई स्ट्रिक्ट एविडेंस तो अपने पास नहीं होता, बट हाँ इसको मान्यता दी जाती है कि इंडियन और पैसिफिक ओशन का ये मीटिंग पॉइंट है, और दोनों ओशन यहाँ पे कन्वर्ट जब करते हैं तो इसी वजह से 76% जो वर्ल्ड का कोरल स्पीशी है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड आइसोलेशन अगर देखें, आइस एज, आपने ये मूवी भी देखी होगी, ठीक है, चलो ये तो वॉलनट को ही पकड़ता रह गया, बट यहाँ पे बैकग्राउंड देखो, आइस दिख रहा है आपको, तो एक टाइम पे सारा का सारा अर्थ जो था वो कवर था विद आइस। फिर कुछ गैसेस फॉर्म होने लगी, और गैसेस फॉर्म होने की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ने लगी, और टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज करने लगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये आइस मेल्ट कर जाती है, फिर वाटर फॉर्म होता है। तो सोचो, जहाँ पे आज के टाइम पे आप इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ रहे हो, उस टाइम पे वाटर का लेवल बहुत कम होता होगा, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, वो जो आइस थी वो मेल्ट होती गई, तो जो वाटर लेवल था ये भी इंक्रीज हुआ, यानी कि सी लेवल राइज इंक्रीज कर गया। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड आइसोलेशन क्या बोलती है कि आइस एज के टाइम पे जो सी लेवल वाटर का था वो 200 मीटर लोअर हुआ करता था, मतलब 200 मीटर कम था इफ कंपेयर टू आज के टाइम के कंपैरिजन में। एंड मरीन जो हैबिटेट थी वो आइसोलेटेड हो जाती है, छोटी छोटी लेक्स या फिर शैलो सीज के आसपास। जो स्पीशीज थी बाद में इन आइसोलेटेड एनवायरमेंट के अंदर डेवलप करने लगी, और फाइनली आज के टाइम पे 10,000 ईयर एगो के कंपैरिजन में आज के टाइम पे देखोगे तो सी लेवल तो बहुत ज्यादा राइज कर गया है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पीशी की डाइवर्सिटी हमको दिखती है, क्योंकि लो टेम्परेचर में तो इतनी सारी स्पीशीज का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। इसके बाद थ्रेट क्या है आज के टाइम पे, मैंने आपको बता दिए। एंड कोरल ब्लीचिंग वही है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जूज़ैंथीली और जो पॉलिप्स हैं वो दोनों शो करते हैं, पर इतने सारे जो पीछे आपने कॉजेज देखे जिसकी वजह से इन सारे कोरल्स की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। और ये फाइनली, ये पहले देखो कलरफुल था, कोई ऑरेंज होगा, कोई रेड होगा, कोई ग्रीन, बहुत सुंदर लगेगा देखने में, पर ब्लीचिंग की वजह से ये पूरा व्हाइट कलर का रह जाता है पीछे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। एनवायरमेंट तो, ये एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो ये प्रॉब्लमेटिक है ही, पर ये टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनको बचाएं। तभी तो आजकल टूरिज्म की जगह पे इको टूरिज्म वर्ड यूज किया जाता है कि जब भी आप जाएं कहीं पे घूमने को तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का भी ध्यान रखें। एंड इसके बाद
मेजर मास जो कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हुए हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, एक तो फर्स्ट मास ब्लीचिंग 1998 में हुई थी जब स्ट्रॉन्ग एलनीनो इवेंट हुआ था। एलनीनो जब भी कंडीशन आती है ना तो उस टाइम पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, तो उस टाइम पे 8% जो वर्ल्ड के कोरल थे वो खत्म हो गए थे। सेकेंड मास ब्लीचिंग 2002 में हुई थी, ये भी ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट ही था। थर्ड मास ब्लीचिंग 2014 से 17 के टाइम पीरियड में हुई थी, ये पैसिफिक, इंडियन ओशन एंड गुआम रीजन के अंदर जो भी रीफ्स थे वो इम्पैक्ट इससे हुए। और 3 टाइम एज मैनी रीफ, इसमें जो ब्लीचिंग वाली प्रॉब्लम थी वो 1998 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा हुई थी इस केस में। रिसेंट फाइंडिंग में क्या क्या बताया गया, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के थ्रू कि जो 14% वर्ल्ड के कोरल रीफ्स हैं उन्होंने 2009 टू 2018 वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वो सारी खत्म हो गई हैं स्पीशीज। एंड कोरल ब्लीचिंग के क्या क्या रीजन है, तो एक तो सी लेवल का टेम्परेचर राइज एक तो सी का टेम्परेचर राइज कर रहा है, लेवल भी राइज कर रहा है, ओशन में एसिडिफिकेशन हुए जा रही है, सोलर और यूवी रेडिएशन, कहीं ना कहीं जो क्लाउड का कवर है वो रिड्यूस हुआ है जिसकी वजह से रेडिएशन का स्ट्रेस कोरल्स के ऊपर ज्यादा मिल रहा है, और इन्फेक्शियस डिजीज भी कई बार स्प्रेड कर रही हैं, जैसे बैक्टीरिया है विब्रियो जब भी आता है ना टर्म तो याद रखिएगा ये कॉमा शेप होता है, विब्रियो शिलोई, ये जूज एंथेली को डैमेज कर रहा है स्पेशली जहां पे वार्म वाटर अवेलेबल है केमिकल पॉल्यूशन की वजह से। एंड देन सेडिमेंटेशन बढ़ती जा रही है, जब भी रिवर्स आती हैं टुवर्ड सी सेडिमेंट्स भी अपने साथ लेके आती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट भी इंक्रीज हो चुके हैं। एक आता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, अगर इसको लोकेशन पे देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट आएगी दैट इज क्वींसलैंड, और इसी के ईस्टर्न डायरेक्शन पे लोकेटेड है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, अब देखो टाइप्स देखी ना आपने रीफ की, पहले फ्रिंजिंग था फिर बैरियर था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ये क्वींसलैंड वाला पार्ट, बीच में एक शैलो लगून टाइप ऑफ वाटर बॉडी आएगी, इसके बाद एक बैरियर होगा जो कि रीफ का बना है, और देन मेन वाटर बॉडी रहेगी दैट इज पैसिफिक ओशन, कोरल सी के आसपास ये सारी आपको लोकेटेड मिलेगी। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है वो 2300 किलोमीटर में एक्सपांडेड है और ये है ग्रेट बैरियर रीफ। इसमें नियरली 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और ये कोरल सी के पास में ही लोकेटेड है। ये देखो यहाँ पे कोरल सी आएगा ना, यहाँ आएगा अराफुरा सी, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रेट आएगी तो इसको बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट, ये भी याद कर लेना। क्वींसलैंड के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है, 400 कोरल स्पीशीज यहाँ पे मिलेंगी एंड 1500 फिश स्पीशीज भी हैं, एंड मोलस्क स्पीशी अगर देखें तो 4000 के आसपास है। 1% जो सी फ्लोर है वो इन्हीं कोरल रीफ्स ने कवर करा है, एंड 25% मरीन की बायोडाइवर्सिटी आपको यहीं मिलेगी। कोरल ट्रायंगल के केस में यही डेटा 76% पे लाई कर रहा था। फिशरी, टूरिज्म, इकोसिस्टम सर्विसेज, इन सभी के लिए ये जाना जाता है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है सिंस 1981। ये था आपका सारा कोरल से रिलेटेड डिटेलिंग। ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रखी है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रखी है, एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी की आउटपुट निकल के आती है। तो एसडीजी नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं, एसडीजी नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, एंड एसडीजी नंबर 15 दैट इज लाइफ ऑन लैंड। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और भी कोई टॉपिक है ऐसा जो आपको लगता है कवर होना चाहिए एक्सप्लेनर सेक्शन में, आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू।